हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम वाला और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के कुछ एमसीक्यूज़ को। ओके, सो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो क्वेश्चंस डायरेक्टली इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आना श्योर है और बाकी दो क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर्स में से इस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पूरे फिजिक्स में कई डिफरेंट चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। क्लियर है? तो चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, क्योंकि बच्चों बिना एमसीक्यूज किए, बिना क्वेश्चन किए कोई भी चैप्टर बिल्कुल अधूरा होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम एमसीक्यू करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो है परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे और आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय। अच्छा बच्चों, अभी हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए काइनेटिक एनर्जी का जिसमें लीनियर मोमेंटम आता हो, और चूंकि बाकी फैक्टर्स के बारे में हमें गिवन नहीं है, सो ऑब्वियसली हमें उन्हें क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट कंसीडर करना है। ऑब्वियसली मास जो है बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस में कांस्टेंट ही माना जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ऐसा फॉर्मूला हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का जिसमें क्या आ जाए बच्चों, जिसमें मोमेंटम भी आ जाए और मास भी आ जाए। सो याद कीजिए हाफ पी स्क्वायर बाय एम। क्या याद है आप सभी को? ये अपन ने पढ़ा था। चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय 50%। अच्छा मान लो पहले लीनियर मोमेंटम p है, तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर कितना हो जाना चाहिए, हाफ पी स्क्वायर बाय 2m। बढ़िया। उसके बाद अपन ने क्या किया, लीनियर मोमेंटम को 50% से इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब p में अपन ने 50% ऑफ p को ऐड कर दिया। 50% ऑफ p मतलब 0.5 ऑफ p, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल p हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, मतलब p प्लस 0.5p मतलब 1.5p जो है ये आपका फाइनल मोमेंटम आ गया। तो यदि पहले मोमेंटम p था, काइनेटिक एनर्जी इतना था, इसको k1 बोल दूं मैं, तो जब मोमेंटम जो है बाद में 50% इंक्रीज करने के बाद 1.5p हो गया, तो अभी इस केस में जो है काइनेटिक एनर्जी 2 बोलूं, दैट विल बी हाफ 1.5 बच्चों इधर देखिए 1.5 पी स्क्वायर बाय एम। क्लियर है? तो बताइए कितना आ गया, हाफ 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। क्लियर है? सो दैट विल बी 2.25 पी स्क्वायर बाय एम। इसको थोड़ा मैं ऐसा लिखूँ तो 2.25 हाफ पी स्क्वायर बाय एम। बच्चों ये बताओ, ये हाफ पी स्क्वायर बाय एम या क्या K1 है? तो देखो KE2 को मैंने 2.25 KE1 के टर्म्स में लिख लिया। क्लियर है? अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब बताइए, अब आता है हमको, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम है हमको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम है। अब परसेंटेज चेंज निकालने का वही कन्वेंशनल मेथड बच्चों जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। परसेंटेज चेंज विल बी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 100। ये बिल्कुल बेसिक तरीका। लीजिए काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है, 2.25 KE1 माइनस KE1 अपॉन KE1 है ना, इंटू 100। सॉल्व करते हैं आगे बच्चों। देखो दैट विल बिकम, देखो 2.25 माइनस 1 1.25 है ना, अपॉन K1 से K1 तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 मतलब 125%। सो दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आता है? सो आंसर इज 125%। देखिए बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार से फिर देखिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। देखिए अब बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, बहुत बढ़िया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट भी गिवन है बच्चों, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन x का, है ना। तो क्या कोई रिलेशन डायरेक्टली हमें मालूम है? नहीं मालूम। हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मालूम है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? मास तो कांस्टेंट ही होता है। हम क्या चाहते हैं, यहाँ v की जगह x के फॉर्मूले में कुछ आ जाए। अच्छा, मोशन किस टाइप का बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या v को आप x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई रिलेशन आपको याद है क्या? देखिए क्या रिलेशन आपको याद है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
अरे यहाँ पर एस ना लिखते हुए मैं इसको है ना लिखता हूँ 2ax, क्लियर है। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था तो यू स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर को अपन राइट कर सकते हैं 2ax, क्लियर है। तो यहाँ वी स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखिए हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह 2ax, क्लियर है। अब मुझे देखो हाफ भी कांस्टेंट, हाफ से अब तो क्या मैं एम भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। और बताइए आपको ये प्रोपोर्शनल रिलेशन मिला, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब आंसर सी इज करेक्ट, क्लियर है। देखिए पूरा सॉल्यूशन एक बार आप देखिए। कभी जो रिलेशन आपको पता होता है उसमें से आपको कुछ और निकालना हो तो फिर वहां आपको दिमाग लगा के किसी एक वेरिएबल को चेंज करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए जरा इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं। अ मैन रेसिंग विद हिज सन, एक मैन बना लो भाई, ये लो भाई, एक मैन है और दूसरा सन है उसका। अ मैन रेसिंग विद हिज सन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सन। अच्छा सन का काइनेटिक एनर्जी के ही है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ke/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। हु हैज़ हाफ द मास ऑफ हिज फादर, मतलब यदि फादर का मास m है तो इसका मास कितना हो जाएगा m/2, क्लियर है। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ उसको, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, द मैन स्पीड अप बाय वेलोसिटी बाय v 1 मीटर पर सेकेंड एंड हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द सन, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन। मतलब यदि मैन जो है अपनी वेलोसिटी 1 से चेंज करता है 1 मीटर पर सेकेंड तो दोनों काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम। तो मान लो पहले इसका वेलोसिटी था v1, इसका वेलोसिटी v2, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन अपन लिखते हैं। बताओ सन का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। सन का काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू मास इंटू v2 का स्क्वायर। तो इनिशियली देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, यदि सन का काइनेटिक एनर्जी के ही है ना, तो फादर का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ। फादर का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास ऑफ फादर इंटू वेलोसिटी ऑफ फादर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट कि मैन रेसिंग विद हिज सन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सन, तो यदि ये सन का काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, यदि ये सन का काइनेटिक एनर्जी है तो सन के काइनेटिक एनर्जी का हाफ है फादर के पास, क्लियर है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, है ना। मतलब ये मैंने मैन का निकाला, मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हिज सन, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि यदि अपन ने इसकी वेलोसिटी v+1 कर दी तो दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। तो बताइए v+1 से सन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, मतलब फादर की काइनेटिक एनर्जी मैन की कितनी आ जाएगी, हाफ मास ऑफ मैन इंटू v1+1 का स्क्वायर, है ना। और सन का कितना है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m/2 और यहाँ पर v2 का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद उसका इक्वेशन लिखना है। यदि इक्वेशन लिख गए ना तो उसके बच्चों बाद इसके बाद तो क्या सॉल्व ही करना है। आ जाओ इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर से काटना पीटना, हाफ m से हाफ m यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो बचता क्या है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इस साइड बचता है v2²/4 इज इक्वल टू v1², क्लियर है, समझ आती है बच्चों। यदि मेरे को क्या, आप देखो ये इक्वेशन नंबर 1 मिली और ये दूसरी वाली इक्वेशन है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे किसका निकालना, क्या ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को v1 चाहिए बेसिकली, तो मैं यहाँ से v2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देता हूँ, समझ आती है बात। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4v1 का अंडर रूट, v1² का अंडर रूट, तो दैट विल बी 2v1। तो v2 इज इक्वल टू 2v1, ये रिलेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर पाएंगे। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो हाफ m से ये हाफ m पूरा कैंसिल हो गया, है ना। v1+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का वैल्यू पुट करो 2v1 का स्क्वायर, है ना, बाय 2। क्या समझ में आता है, इसको आप सॉल्व कीजिए। v1+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4v1 का स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 ही रह गया यहाँ पर। आपको समझ आती है बात, क्लियर है क्या। अभी क्या करना है, स्क्वायर हटा दो, तो v1+1 है ना विल बी अंडर रूट 2 ऑफ v1, समझ में आती है बात। अभी आपको क्या निकालना है, v1 का वैल्यू निकालना है, काम करो उसके ले जाओ 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2v1 माइनस v1, समझ आती है बात। तो बताइए दैट विल बिकम, v1 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर से आगे इधर सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर देखिए v1 विल बी 1/√2 माइनस 1, √2 का वैल्यू 1.4 के अप्रॉक्सीमेटली होता है कि नहीं बच्चों। तो 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4, 1/0.4 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, 2.5, क्लियर है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको मिल गया, क्लियर है। तो बच्चों कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पर, 2.5 के आसपास, मतलब यहाँ पर आंसर मस्ट बी 2.4 बच्चों, क्लियर है।
देखिए मैंने बस दोनों जो दो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन स्टैब्लिश किया है और आई गॉट द आंसर। क्लियर है? और बस थोड़ा सा सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आओ और आप रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओ, है ना। इक्वेशन सॉल्व करना तो बच्चों हमको 10th क्लास में सिखाया जाता है ना। तो अभी जो हमारा मेन मोटो है हम कॉन्सेप्ट को समझें अच्छे से। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मास m1, लो भाई साहब ये m1 ले लो, है ना, और दूसरा बॉडी ले लो m2। चलिए आगे देखते हैं। आर एक्टेड अपॉन बाई द कांस्टेंट फोर्स, दोनों में हमने कांस्टेंट फोर्स जो है इस पे भी कांस्टेंट फोर्स लगाया, इस पे भी कांस्टेंट फोर्स लगाया बच्चों, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। फॉर टाइम टी टाइम के लिए अपन ने ऐसा किया, है ना। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना। एंड एक्वायर काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2, हमसे दोनों का रेशियो पूछा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, है ना। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में यदि KE1 बोलूँ तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ m2 v2 स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो m1 और m2 हमें गिवन है, हमें v1 और v2 निकालना है बच्चों की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो मुझे बताओ कैसे निकालें, है ना। यदि दोनों पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है तो बताओ ये बॉडी m1 थी, ये बॉडी m2 थी। क्लियर है? तो मुझे बताइए फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन a1 विल बी f अपॉन m1, दूसरे वाले का a2 इज इक्वल टू f अपॉन m2, है ना। दोनों का एक्सेलरेशन मिल गया तो क्या हम फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते आफ्टर टाइम t कितना होगा? बताइए कौन सा इक्वेशन लगाना है। v इज इक्वल टू u प्लस at। अब चूंकि u दोनों के लिए 0 है तो v इज इक्वल टू at, समझ आई बात। तो v1 विल बी बताओ कितना हो जाएगा, f अपॉन m1t, और v2 हो जाएगा f अपॉन m2 इंटू टी। तो हमें ये v1 v2 मिल गया, बस यहाँ पर अब पुट करना है और आंसर निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी हाफ m1, और v1 हमें कितना मिला बच्चों, f अपॉन m1t का स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 कितना मिला हमें, हाफ m2। क्लियर है? f अपॉन m2t का स्क्वायर। क्या बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। क्लियर है? बस अब काटने पीटने का खेल है। देख लो यार, यहाँ पर हाफ से तो कट ही जाएगा। यहाँ पर देखो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, इधर से पूरा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। यहाँ बचेगा 1/m1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/m2 का स्क्वायर। तो जब अपन है ना अपॉन वाला ऊपर चले जाता है तो KE1 अपॉन KE2 जो है यहाँ पर बचेगा m2 अपॉन m1। स्क्वायर नहीं बच्चों, सिर्फ m1 बचेगा इधर पर, यहाँ तो m2/m1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? m2/m1। क्लियर बात समझ में आता है सभी को? बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, वर्क डन पे बेस्ड है। ओके, वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आ जाइए फटाफट समझते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम पोजीशन दिस वन टू दिस वन एंड एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स दिस वन, देन फाइंड आउट द वर्क डन। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्लियर है? एफ वेक्टर बताओ कितना है यहाँ पर, फटाफट देख के बताओ। 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और जब भी हमें फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करना होता है तो हम x में से x माइनस करते हैं, y में से y माइनस करते हैं, z में से z माइनस करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, फाइनल वेक्टर इज दिस, इनिशियल इज दिस, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 3i कैप प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 13 माइनस 2j कैप। क्लियर है? और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और माइनस 6 मतलब प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 6 क्या आ जाएगा यहाँ पर k कैप। आपको बात समझ में आती है? बस अब आपको दो वेक्टर्स मिल गए हैं, इसको आप अच्छे से सॉल्विच कर लो। तो 11i कैप और यहाँ पर भी 11j कैप और 15k कैप मिल गया। ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अब f वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू वर्क डन आपको निकालना है। तो जब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है और हमें वेक्टर गिवन हो तो x को मल्टीप्लाई करते हैं, y को मल्टीप्लाई करते हैं और z को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्क डन वी विल डायरेक्टली गेट, आप है ना इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। समझ में आती ही बात? सो दैट विल बिकम 44 जूल्स प्लस 11 जूल्स सॉरी प्लस यहाँ पर 45 जूल्स। क्लियर है? सो दैट विल बिकम 100 जूल्स। क्लियर है? दैट इज वर्क डन। क्या बात समझ में आता है? आप एक बार अच्छे से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। सो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप इसको पॉज कीजिए एंड इसको आप अच्छे से देखिए कि कैसे सॉल्व किया गया। चलिए नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m, बहुत बढ़िया, is hanging over a frictionless light pulley by an inextensible string। बच्चों आइडियल डिफॉल्ट कंडीशंस ही गिवन है ना।
ऑफ नेग्लिजिबल बात, बहुत अच्छी बात है। The other end of the string is pulled with constant force F in a vertically downward direction. The linear momentum of the block increases by 2 मीटर पर सेकंड। बच्चों लीनियर मोमेंटम मतलब यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिवन है। मतलब क्या गिवन है यहाँ पर? आपको बॉडी में लगने वाला नेट फोर्स गिवन है। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ आती है बात आपको? तो बेसिकली आपको यहाँ पर नेट फोर्स गिवन है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं पूछा क्या है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल लेस देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन, द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द दिस और वर्क डन। क्लियर है? तो हमें तो ज़रा इसको बनाते हैं। देखिए ये बॉडी का एफबीडी बनाते हैं। अपवर्ड जो एफ फोर्स लगने वाला है, डाउनवर्ड है ना, और यहाँ जो है एफ नेट आएगा कि नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स बताइए कितना आ जाएगा? अरे एफ माइनस एम जी, ये नेट फोर्स आ जाएगा। और क्या हमें नेट फोर्स क्वेश्चन में गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज 2 न्यूटन्स, है ना बच्चों। ये जो गिवन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, मतलब इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो ये हमें गिवन है बच्चों। अच्छा, हमें mg का वैल्यू भी शायद पता है। mg हमें मास गिवन है बच्चों 0.1 kg और g 10 है, तो क्या ये 1 न्यूटन हो जाएगा? सो mg इधर ले जाओ, सो f इज इक्वल टू 2 प्लस mg, mg 1 न्यूटन, सो इट इज 3 न्यूटन। क्लियर है? सो ये जो फोर्स लग रहा है इस सिस्टम पे, मैंने आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चों एनएलएम पे। एनएलएम में क्या होता है कि एक रस्सी में फोर्स हमेशा, टेंशन हमेशा कांस्टेंट रहता है यदि वो किस टाइप का है? मासलेस है ना। ये बात आप याद रखिएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमें मासलेस स्ट्रिंग ही गिवन होता है। समझ आता है आप सभी को? तो बेसिकली जो ये फोर्स इस रस्सी पे लग रहा है, थ्रू आउट द रस्सी फोर्स विल बी सेम, और इसी को हम क्या बोलेंगे? टेंशन। तो ये हमको देखिए टेंशन मिल गया है एफ। तो शुरू का जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज लेस देन एफ, ये तो गलती हो गई। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन बच्चों। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन। देखो सॉल्व करके आंसर आ गया है। सो आंसर विल बी दिस। बट जरा वर्क डन पे बात निकली है तो यार वर्क डन भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को वर्क डन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसको समझते हैं बच्चों। द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल ड्यूरिंग 1 सेकेंड, है ना। देखो ये अपना ब्लॉक था, है ना, और इस ब्लॉक पे जो है टेंशन कितना लग रहा था बच्चों? टेंशन यहाँ पर लग रहा था 3 न्यूटन। क्लियर है? तो हमें निकालना है वर्क डन बाय दिस टेंशन। तो बताइए हमेशा क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमें पता है 3 न्यूटन, बट हमें ये नहीं पता डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आ जाओ इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस करेगा? इस पे यदि ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ देखा था कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो है, देखना इस ऑब्जेक्ट पे जो है नेट फोर्स 3 न्यूटन ऊपर लग रहा था, 1 न्यूटन नीचे लग रहा था। नेट फोर्स जो है 2 न्यूटन लग रहा था। तो बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? एफ नेट बाय उसका मास, मतलब 2 न्यूटन अपॉन उसका मास कितना है? 0.1, तो दैट विल बिकम 20, सॉरी नॉट न्यूटन, एक्सेलरेशन है ना बच्चों ये। सो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना। ये देखो एक्सेलरेशन मिल गया। अब यदि हमें एक्सेलरेशन मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है कि नहीं है? बताइए। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ही मानना है, सो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन आया 20 और t 1 सेकंड की बात चल रही है, सो दैट विल बिकम 10 मीटर्स। तो ये लो भाई साहब 1 सेकंड में इस फोर्स के अंडर, नेट फोर्स के अंडर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर आ गया। बस अब यहाँ पर पुट ही तो करना है बच्चों। पुट कीजिए। टेंशन कितना आ जाता है यार यहाँ पर दोस्तों? टेंशन यहाँ पर अपन को पता है कि 3 न्यूटन है, और अभी हमने कैलकुलेट किया इट इज 10 न्यूटन। सो टोटल मिला के 30 जूल्स यहाँ पर होना चाहिए, बट अपने पास जो है क्या गिवन है? 20 गिवन है। क्लियर है? इसीलिए ये आंसर सरासर गलत है। समझ आई बात आपको? चलिए उसके बाद क्या बोला? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 40 जूल्स। बच्चों दोस्तों इधर देखिए आप, है ना, यहाँ पर क्या है कि हमें वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए ग्रेविटी क्या लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, mg लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पर मास 0.1 और इट इज 10, तो हमने निकाला था 1 न्यूटन ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट है जो इसका अपवर्ड हुआ है, कितना हुआ है दोस्तों? 10 मीटर्स इसका अपवर्ड हुआ है। तो ऑब्वियसली वर्क डन विल बी नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो इट विल बिकम 10 जूल्स, माइनस 10 जूल्स बच्चों, है ना। और यू कैन सी हियर कि उन्होंने अगेंस्ट वर्ड ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है। इसका मतलब है ना हमें पॉजिटिव में आंसर है, तो भी यहाँ पर 40 जूल्स लिख रखा है जो कि गलत है ना। हमारा आंसर है -10 जूल्स। ओके, तो आप देखिए इसको, आंसर सही आंसर तो पहले ही निकल आया था, लेकिन बाद में जो है हमने इसका वर्क डन भी कैलकुलेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। क्यूबिकल वेसल है भाई साहब ये, है ना, और हाइट इसका 1 मीटर, मतलब सारे डायमेंशन 1 मीटर में। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 × 1 × 1 मतलब 1 मीटर क्यूब। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पंपिंग आउट ऑफ द वेसल। बट दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो यहाँ पर एक दिमाग लगाना, है ना। इस बॉडी का जो भी पोटेंशियल एनर्जी है
उतने पानी को बाहर निकालने के लिए उतना एनर्जी हमें उस पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? जब ऐसे वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, हम क्या मानते हैं कि इस पूरे बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देते हैं, जो कि इसके हाइट का आधा होता है। दोस्तों आपको ये बात याद होनी चाहिए, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, पूरे मास को कलेक्ट करते हैं और इसके सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं। क्लियर है। फिर और सेंटर ऑफ मास पे रख के इसका हाइट कैलकुलेट करते हैं और वो जो है हाइट अपन को मिल जाता है और उसके हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको लगे तो आप ऐसा कीजिए कि आप पूरे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, उतना ही एनर्जी उसको चाहिए होगा। क्लियर। चलिए अब हमें पूरे मास को पहले तो मास कैलकुलेट करना है कि इतने से वॉल्यूम में मास कितना आता है। तो मास बताइए कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना। डेंसिटी कितना होता है मास का, है ना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, और डेंसिटी होता है 10 पावर 3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। क्लियर है। तो दैट इज 10 पावर 3 किलोग्राम्स, ये आपको उसका मास मिल गया। क्लियर है। और सेंटर ऑफ मास इसका एग्जैक्टली हाफ उस पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब 1/2 मीटर्स पर उसका आ जाएगा। क्लियर है। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना हो जाएगा, mgh। मास कितना है 10 पावर 3, g है 10 और हाइट कितना है 1/2 मीटर्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो ये हो जाएगा 5 × 10 पावर 3 जूल्स, है ना। और इतना ही एनर्जी पूरे पानी को पंप आउट करने में कंज्यूम करना पड़ेगा। सो आंसर इज योर बी। क्लियर है। आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। इसमें मैंने वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है एनएलएम का और बढ़िया वर्क पावर एनर्जी का मिक्सचर क्वेश्चन है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास है, बना लीजिए दोस्तों। ब्लॉक ऑफ मास है, बना लिया। चलिए पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिया। अप्लाइंग ए फोर्स एट एंगल थीटा डिग्री। चलिए ये जो है अपन ने एफ फोर्स लगाया, ये अपना हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था। ओके। इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वाह ये अच्छी बात बताई उन्होंने कि यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब नेट फोर्स इसमें कांस्टेंट है। समझ आती है बात? इसमें नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स नॉट कांस्टेंट, नेट फोर्स 0 है ना। एंड हैज अ डिस्प्लेसमेंट d, velocity and has a displacement d and the coefficient of friction is mu, then the work done by the applied forces। मुझे बताइए इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, f cos थीटा और यहाँ पर आ जाएगा f sin थीटा। क्लियर है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इस फ्रिक्शन फोर्स ने जो है बैलेंस कर रखा है किसको, f cos थीटा को। समझ आती है बात आपको? अरे क्लियर है क्या? अब हमें फ्रिक्शन निकालना है कि ये फ्रिक्शन कितना है। मुझे बताइए फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। अब यहाँ हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है, डाउनवर्ड लग रहा है mg, तो बताइए नॉर्मल कितना हो जाएगा। नॉर्मल इसका जो है दैट विल बी नॉर्मल कैलकुलेट करना है बच्चों। नॉर्मल जो है देखिए हमेशा अपवर्ड लगता है कि नहीं लगता है, मतलब n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी है ना। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आती है क्या? तो बताइए फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन हमारी बनी, यहाँ पर अपन को फ्रिक्शन ये पता है ना। तो दोनों को आप इक्वेट कीजिए, दोनों को आप इक्वेट कीजिए तो यू विल गेट, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो फ्रिक्शन है ना। देखिए सॉरी, इसको सॉल्व कीजिए एक बार। ओके, तो म्यू अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं इसको, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। क्लियर है, आपको समझ में आता है? अब है ना इस टर्म को आप उधर पर लेके जाइए, मैं f को अलग से निकालना चाहता हूँ। म्यू एम जी है ना, म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू क्या आ गया, f इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये मिल गया अपन को फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स। अब हमें क्या निकालना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना था। तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। एक्सटर्नल फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू एम जी है ना, म्यू एम जी अपॉन
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। समझ आती है बात आपको? अच्छा, उसके अलावा बच्चों यहाँ पर पूरा फोर्स थोड़ी वर्क डन कर रहा है, उसका सिर्फ कॉस कंपोनेंट, तो इनटू कॉस थीटा। क्लियर है? सो दिस इज दी वर्क डन। आप इसको सॉल्यूशन को देख लीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि जब वर्क डन कांस्टेंट, मतलब जब फोर्स कांस्टेंट हो बच्चों, है ना दोस्तों, जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो हम कैसे वर्क डन निकालते हैं? एफ डॉट डी, है ना, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब है ना फोर्स वेरिएबल होता है तो हम कैसे निकालते हैं? एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल। क्लियर है? किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक। ये सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो गई। यदि हमें कोऑर्डिनेट्स तीनों एक्सिस में गिवन है तो हमें सारे एक्सिस में ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ओके, चलिए तो अपन यहाँ पर देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पर गिवन है एक पोजीशन का इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है ना, और हमसे पूछा गया है कि फोर्स एक्ट ऑन 3 ग्राम का पार्टिकल भी गिवन है इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस इफ वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड इज। अब इसका तो कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में। अब क्या करना है हमें? तो देखिए, नंबर 1 तो हमें चाहिए क्या? नंबर 1 हमें चाहिए यहाँ पर फोर्स। तो हमें पोजीशन गिवन है, पोजीशन से क्या हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्स पोजीशन से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए? क्या dx बाई dt से वेलोसिटी आ जाता है और अपन dv बाई dt करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? हमें मिल जाएगा फोर्स। तो बस ऐसे ही डील करना है हमें। सबसे पहले v निकालते हैं dx बाई dt से, तो डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट विल बिकम, जब इस टर्म को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t, है ना, बाई dt, तो जो आपको मिलने वाला है आंसर दैट विल बी 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। समझ में आती है ये बात आपको? फिर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा dv बाई dt, एक बार और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 6t माइनस 8, ये आपको क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना मिलेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हमको क्वेश्चन में 3 ग्राम्स, मतलब 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया? 6t माइनस 8। ये आपको क्या मिल गया? फोर्स। समझ में आता है कि आप सभी को? वेरी सिंपल, है ना। अब हमें फोर्स मिल गया है, अब हमें दूसरा क्या चाहिए? dx, है ना। तो dx क्यों ना हम इसमें से निकाल लें। इसको देखिए ज़रा एक बार, है ना, dx बाई dt जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमें 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 मिला कि नहीं मिला? तो क्या यहाँ से हम dx का वैल्यू नहीं निकाल सकते? 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3, है ना, डॉट dt। तो ये हमें मिल गया dx का वैल्यू। अब बस इस इक्वेशन में यहाँ पर फोर्स और dx पुट कीजिए। फोर्स देखिए कितना निकाला था हमने, है ना, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3, और यहाँ हमें मिला था 6t माइनस 8। हमारे क्लियर? ये देखिए फोर्स यहाँ पर हमें मिला था। और अभी हमें dx का वैल्यू कितना मिला? डॉट dx, है ना, डॉट dx 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 डॉट dt का इंटीग्रल करना है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? हमें देखिए कहाँ से कहाँ तक, ये ड्यूरिंग 4 सेकेंड्स, है ना, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो विल बी 0 to 4 सेकेंड्स। क्लियर है? अभी देखिए यहाँ जो है ये वैल्यू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। सो दैट विल बिकम, पहले 6t को तीनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सो दैट विल बी 18t स्क्वायर t क्यूब, है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 18t क्यूब माइनस 48t स्क्वायर, है ना, फिर प्लस 18t। क्लियर है आप सभी को? फिर 8 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 24t स्क्वायर प्लस 64t माइनस ये। क्लियर है? ये आपको डॉट dt समझ में आता है आप सभी को? इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, तो यू विल गेट 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 18 टी क्यूब। क्लियर है? और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए तो स्क्वायर स्क्वायर वाले आप सॉल्व करेंगे, है ना, 72 टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा और
-24 डॉट dt। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? 3 इंटू 10 पावर -3 इंटीग्रेशन ऑफ 18 t का पावर 4 बाई 4 -72 t क्यूब बाई 3 प्लस 82 t स्क्वायर बाई 2 -24 t ये। और आपको जो है ये इंटीग्रेट आप कर चुके, तो यहाँ पर आपको लिमिट पुट करना है 0 to 4। अब आप यहाँ पर 4 रख के जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यू कैन गेट योर आंसर एंड योर आंसर विल बी 528। देखिए, हमारा मेन मोटो था कि हम इस पॉइंट तक पहुंच पाए कि हमें आगे कैसे इसको डील करना है ना। एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, तो मैं इन फ्यूचर भी जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पार्ट थोड़े से ज़्यादा होंगे, तो आई विल ट्राई टू स्किप देम, क्योंकि हमारे पास बच्चों समय थोड़ा सा कम है ना, तो इसीलिए। बट आपको बैठ के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करना है और उसका आंसर निकालना है। क्या क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप से अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहां पर सॉल्व करते हैं। ओके, आप इसको अच्छे से देखिए एक बार मैंने क्या किया। हमें वेरिएबल फोर्स गिवन है हमें, और साथ में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है एफ डॉट डी एक्स होता है। हमें गिवन क्या है? हमें सिर्फ पोजीशन की इक्वेशन गिवन है, सॉरी। तो पोजीशन की इक्वेशन को मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके v निकाला, 2 बार डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से फोर्स निकाला, और फोर्स निकाल के वहां पुट किया, और साथ में फिर मैंने dx का वैल्यू पुट किया, और फिर उसके बाद इतना बड़ा इंटीग्रेशन का जो है अपने को मिला। गया समझ में आता है? आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें डील करना है। ओके ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। ओके, गिवन बिलो अ ग्राफ बिटवीन अ वेरिएबल फोर्स f, फोर्स गिवन है इस एक्सिस में, और डिस्प्लेसमेंट x। वेरी नाइस। द वर्क डन बाय द फोर्स, ग्राफिकल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क डन जो होता है f डॉट डी एक्स का इंटीग्रल होता है, और f डॉट डी एक्स का मतलब f और x ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व। तो हमें बेसिकली ये एरिया अंडर दी कर्व निकालना है, ये वाला। समझ में आते हैं आपको बात को? ये वाला जो है ये आपको यहां पर सॉल्व करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो फटाफट इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। एरिया अंडर द कर्व जो है वो हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल का निकालते हैं पहले, 1/2 × 5 × 10 है ना, प्लस ये वाला एरिया निकालते हैं, है ना, दैट विल बिकम 15 - 5 10 × 10, प्लस ये वाला एरिया निकालते हैं 20 - 15 मतलब 5 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, है ना, प्लस इसका एरिया निकालते हैं, सो दैट बिकम 30 - 20 मतलब 1/2 10 इंटू हाइट इज 20। क्लियर है? तो इन सबको आपको जोड़ देना है, तो आ जाएगा 25 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100। क्लियर है? सो कितना हो जाता है टोटल, आप जोड़ के देखो इसको, कितना हो जाता है 200 350 375 जूल्स। क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन था, सो 375 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क एनर्जी थ्योरम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको देखना है आपको कि किस तरीके से सॉल्व किया गया। देखिए, मेरी भी थोड़ी लिमिटेशन से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवा सकता, तो मैंने इस टाइप के जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक को मैंने सेलेक्ट किया है। क्लियर? चलिए देखते हैं। थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है कि ये तो बहुत सारा ज़्यादा हाई लेवल का जो है क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी चीज़ों को रिवाइज करना होगा, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट्स अ लिमिटेड लेक्चर, हम इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। चलिए, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम्स मूव अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, और ये जो है यहाँ पर इट इज़ 10 ग्राम्स, मतलब 10 × 10 का पावर -3 किलोग्राम्स, है ना, मतलब 10 पावर -2 किलोग्राम्स, ये इसका मास हमें गिवन है। ओके, रेडियस इज 6.4 सेंटीमीटर्स, है ना, वी आर गिवन दैट रेडियस इज, है ना, 6.4 × 10 पावर -2 मीटर्स। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। विद द कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बच्चों यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पर एक लगा हुआ है। क्लियर है? तो उसका स्पीड जो है बढ़ता जाएगा।
देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल्स टू, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 0 था और बाद में जो है वो इतना हो गया, तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिवन है बच्चों दोस्तों 8 × 10⁻⁻4 जूल्स, ये हमें क्या गिवन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, अब हम इस गिवन काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकालें इस एक्सेलरेशन को। अच्छा, यदि ये पार्टिकल, अच्छा उसमें आगे भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी गिवन है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन के बाद में कितना जो है अल्फा है, यदि इतना काइनेटिक एनर्जी सेकेंड रेवोल्यूशन के बाद होता है, तो क्या हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना है डिस्प्लेसमेंट बताइए। एक रेवोल्यूशन में टोटल 2πr घूमता है, तो 2 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 4πr घूमेगा ना। सो डिस्प्लेसमेंट में 4πr इसका जो है डिस्टेंस है, और a एक्सेलरेशन से, तो क्या आप इसका निकाल सकते हैं कि इसका वर्क डन कितना हुआ होगा, समझ आती है बात। तो इसका हमें बेसिकली देखा जाए तो हमें वर्क डन जो है इसका कैलकुलेट करना है। तो देखिए यदि फोर्स, देखिए अब यदि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल लग रहा है तो क्या अपन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्सेलरेशन इनटू मास, और यदि हमें मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यदि हमें फोर्स मिल गया तो क्या अपन वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो है फोर्स हमें मिल गया मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट है ना 2 चक्कर काटे टोटल, तो कितना हो जाएगा 4πr, तो ये हमें वर्क डन मिल गया। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बस इसको आगे सॉल्व ही करना है बस, है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू 4πr इज इक्वल टू 8 इंटू, देखिए क्या गिवन है 10⁻4। तो बस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻4 अपॉन में क्या क्या आ जाएगा, है ना, मास मतलब 10⁻⁻2 है ना, m, फिर 4 इंटू 22/7 और 3.14 इंटू रेडियस जो है कितना गिवन है आपको, रेडियस यहाँ पर गिवन है 6.4 इंटू 10⁻2। तो बस आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, और सॉल्व करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट विल बी 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। देखिए हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है, उससे हमने क्या मतलब गिवन नहीं है, पूछा है बेसिकली, मान लेते हैं a है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डन कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है ma और डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल बॉडी का, है ना, जो टोटल घूम के 2 चक्कर लगाए तो 4πr हो गया, है ना। और हमें पता है वर्क डन इज गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले 0 था और बाद में 8 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज विल रिमेन द सेम। तो इस हिसाब से हमने इसको अप्लाई कर दिया और वी विल गेट आंसर। क्लियर है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार उसको देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A variable force given by two dimensional vector force is this, act on a particle, the particle is in Newton and x is in meter. What is the change in the kinetic energy of the particle if it's moved from point with coordinate this coordinate to this coordinate, है ना। वाह, हमसे क्या पूछा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमें अच्छे से पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय एनी फोर्स, और यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, तो हम कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल। क्लियर है, ये यदि सिर्फ x में गिवन हो, है ना, और यदि y में गिवन होगा तो एफ डॉट डी वाई फ्रॉम y1 टू y2। तो बेसिकली हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्क डन इंटीग्रेट करके। क्लियर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x एक्सिस का निकालते हैं पहले, तो x एक्सिस का जो फोर्स है 3x² डॉट dx हो जाएगा, है ना, और किस पोजीशन से किस पोजीशन तक, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, तो 2 से लेकर के 3 तक, है ना, प्लस y एक्सिस का फोर्स कितना है 4 डॉट dy, है ना, और किस पोजीशन से किस पोजीशन तक, है ना, किस पोजीशन से किस पोजीशन, 3 से लेकर के 0 तक, 3 से लेकर के 0 तक, है ना। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 3x³/3 लिमिट हो जाएगा 2 से 3, प्लस यहाँ पर 4y और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, हाँ जी 3 से लेकर के 0 तक। समझ आ रही है बात आपको, इसको 3 से 3 कैंसिल, तो x³ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, तो दैट विल बिकम 27 माइनस 8, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 4 इंटू 3। आपको समझ में आता है क्या, क्लियर है आप सभी को। तो देखिए इसको आपको बेसिकली सॉल्व करना है, 27 माइनस 8 माइनस 12, सो आंसर विल बी 7
जूल्स। क्लियर है ना? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। देखने में यार दोस्तों बहुत टफ लगता है, बट इतना टफ होता नहीं है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं दोस्तों अपने नए टाइप की ओर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स, है ना? तो देखिए हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ ए फोर्स इज गिवन बाय U इज इक्वल टू दिस, where A and B are positive constant, R is distance of particle from the center of the field. For stable equilibrium, the distance of the particle is. दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना? इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फोर्स क्या होता है, जीरो। क्लियर? तो बेसिकली हमें भी इसको डिफ्रेंशिएट करके किसकी इक्वेट करना है, जीरो की इक्वेट करना है। आ जाइए इसको करते हैं। सो बेसिकली हमें फोर्स इज इक्वल टू जीरो करना है, पहले फोर्स निकाल लेते हैं फिर इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। सो दैट विल बी माइनस, है ना, माइनस, that will be minus d a r minus 2 minus b r minus 1 by dx। बट देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल हमें r के फॉर्म में गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर dr लेंगे। क्लियर? सो सॉल्व कीजिए इसको, यू विल गेट माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 2ar माइनस 3। क्लियर है? और यहाँ मिलेगा माइनस, तो था ही था पहले से, सामने यहाँ पर एक माइनस और आ जाएगा, है ना? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस 2। क्या बात समझ में आती है? तो देखिए माइनस अंदर वाला पोर्शन सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट br माइनस 2 माइनस 2ar माइनस 3। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वापस चेंज, 2a बाय आर क्यूब, है ना, और माइनस बी आर का स्क्वायर, और ये हमें वो फोर्स मिल गया। और इक्विलिब्रियम के केस में ये फोर्स कितना होता है, जीरो। इसको आगे सॉल्व कीजिए, इसको उधर ले जाइए तो 2a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू b अपॉन आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कि ये यहाँ से ये पूरा जो है कट गया, सिर्फ r बचेगा। तो यहाँ पर यदि r निकाल रहा हूँ दैट विल बी 2a बाय b। तो ये आपको जो पोजीशन मिली, ये कौन सी पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन, जहाँ पर फोर्स क्या हो गया था, जीरो। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, है ना? चलिए तो इस पे बेस जो है आपको देख लेना, दिमाग पे रखना है बात, कैसे करना है, माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब इसी का थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं बाप क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं, बहुत टफ तो नहीं है, आप एक बार इसका पैटर्न समझ लीजिए एंड देन उसके बाद आपको ये ईजी लगने लग जाएगा, है ना? A particle in a certain conservative field has a potential energy given by U is equal to this, the force exerted on it। देखिए दोस्तों क्या होता है कि पोटेंशियल इज अ एनर्जी, है ना? एनर्जी किस टाइप का क्वांटिटी होता है, स्केलर, और हमें उस स्केलर क्वांटिटी से हमें यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर एक बात, है ना, कि यहाँ पर जो है हमें फोर्स जो है इज इक्वल टू देखने को मिलता है माइनस, देखिए ध्यान से, इसको बोलते इसको बोलते साइन को बोलते हैं दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, डी एफ बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी एफ बाय डी वाई जे कैप प्लस डी एफ बाय डी जेड के कैप, है ना? ये बात आपको हमेशा याद रखनी है ना? सबसे पहले इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए आप इस केस में, आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, इस केस में आप फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब आप किसी वेरिएबल को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी सारे वेरिएबल्स को हमें क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स का वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में 20, देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, फोर्स गिवन है 20x y z माइनस 1, ये गिवन है कि नहीं दोस्तों, है ना? तो इसमें देखिए सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन यदि जब आप जिस सिचुएशन में x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन दैट केस आपको बाकी सारे वेरिएबल को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट। आ जाइए अपन इसको करके देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू माइनस, है ना, सबसे पहले फोर्स जो है 20 डी एक्स वाई जेड माइनस 1 बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद देखना, ध्यान से देखते रहना, है ना, डी 20x y z माइनस 1 बाय डी वाई जे कैप, है ना, एंड डी 20x y z पावर माइनस 1 बाय डी जेड
दैट विल बी के कैप, है ना। ये देखिए आप एक एक करके सारा जो है अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y z विल बी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दोस्तों डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, क्लियर है। सो दैट विल बिकम 20 y z माइनस 1 और x डॉट अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो यहाँ पर यही आ जाएगा आई कैप, क्लियर, समझ आती है बात। यहाँ पर क्या आ जाएगा 20x, है ना, z माइनस 1 और dy बाई डी एक्स विल बी 1, क्लियर है। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर देखिए जो 20xy तो कांस्टेंट है, z पावर माइनस 1 इज वेरिएबल, क्योंकि इस बार अपन z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, जो माइनस 1 है उसको सामने लेके आना है, तो ये जो है ना ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, है ना। माइनस 20xy एज इट इज और z माइनस 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, समझ आती है बात, दैट इज के कैप, है ना। अब इस माइनस को और अंदर ले जाओ, सो माइनस 20y बाई जेड आई कैप, है ना, माइनस 20x बाई जेड के कैप, और यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 20xy बाई जेड का स्क्वायर के कैप। ये आपको क्या मिल गया दोस्तों, फोर्स, क्या मिल गया, फोर्स। समझ आती है बात आप सभी को। तो देखिए जो भी ऑप्शन में आपको ये लग रहा है सही उसको आप टिक कीजिए, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। जो बच्चे फिजिक्स को ऐसे हल्के में लेते हैं ना, वो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा छोड़ कर ही जाते हैं। तो यदि क्वेश्चन में, यदि नीट के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये विल गेट द एडवांटेज, यदि आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ के गए तो, है ना। सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैट में भी बनता है ना। तो वहां पर मैं सेपरेटली डिस्कस, क्रैश कोर्स में तो मुश्किल है कि मैं वो चैप्टर को डील करूं, बट जो रेगुलर लेक्चर्स होंगे उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं कि कैसे अपन को डील करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आ जाइए समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब दो पॉइंट के बीच में टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ये हम पढ़ कर आए हैं। अब देखते हैं कैसे इसको अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम बहुत जगह कर सकते हैं ना। इनफैक्ट इस पे से तो अनंत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस को छाट करके लाया हूँ सिर्फ, क्योंकि वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकली विद काइनेटिक एनर्जी 490। चलिए बना लेते हैं। हमने इसको जो है ये 2 kg का बॉडी है, इसको हमने 490 जूल्स देके भेजा। एट व्हाट हाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, है ना। ये है, मान लीजिए कि इस हाइट पर पहुंच के, h हाइट पर पहुंच के इसका काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाता है, क्लियर है। मतलब 245 जूल्स इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो हमसे पूछा है हाइट बताइए, क्लियर है। चलिए हम एक काम करते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है बेसिकली और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट का टोटल एनर्जी देखिए, ये तो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन ही है। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, 0, क्योंकि अभी नहीं गिवन हो तो भी आप इसको बाय डिफॉल्ट 0 मान लीजिए, है ना। चलिए इस पॉइंट पर देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 जो है ये हमें गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी 2 हमें निकालना है। h हाइट पर है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं मैकेनिकल, तो क्या आ जाएगा बताइए, PE1 प्लस KE1 इज इक्वल टू KE2 प्लस PE2। तो KE1 प्लस 0 इज इक्वल टू KE2, है ना, प्लस mgh। KE1 कितना है 490 इज इक्वल टू KE2 जो है वो है 245 प्लस mgh, क्लियर है। इसको इधर पर लेके जाइए तो 245 अपॉन mg इज इक्वल टू h मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आता है? आप m का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 2 दिया हुआ है, g 10 है तो 20 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 12.25, क्लियर है। सो इस टाइप का देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था इसमें बेस्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। अ ब्रेड गिव्स 5 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी टू अ बॉडी। जी हाँ बिल्कुल सही। कितना एनर्जी है 5 किलो कैलोरीज। तो आ जाइए 5 किलो मतलब 10 पावर 3 और कैलोरीज को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए टोटल एनर्जी इतनी निकली, ठीक है, एक ब्रेड खाने के बाद। उसके बाद हाउ मच हाइट ही कैन क्लाइंब अप यूजिंग दिस एनर्जी इफ हिज एफिशिएंसी इज 28%। मतलब टोटल इतना एनर्जी यूटिलाइज नहीं होने वाला दोस्तों, इसका भी 20% यूटिलाइज होने वाला है। जो एक्चुअल एनर्जी जो अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूम इज 28%
ऑफ 5 इंटू 10 पावर 3 इंटू 4.2 जूल्स, इतना एनर्जी अवेलेबल है। तो इतना एनर्जी यदि बंदे के पास अवेलेबल है दोस्तों, तो किस हाइट तक जा पाएगा? अच्छा, एच हाइट तक जाने पे वो पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन करेगा? mgh। तो ये जो अवेलेबल एनर्जी पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया जाएगा? mgh। तो बेसिकली यहां आपको हाइट कैलकुलेट करना है। देखिए इक्वेशन बनी गया है 28/100 इंटू 5 इंटू 10 पावर 3 इंटू 4.2, है ना, और अपॉन मास कितना है दोस्तों इसका मास जो है हमें गिवन है 60 kgs, है ना, इंटू 10। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इसको आप बैठ के प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। हाइट जो है वो 10 मीटर आता है आंसर। मैंने आपको आंसर बता दिया, प्लीज कैलकुलेट इट एंड डील विद इट। क्लियर? बट इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। कई बार एफिशिएंसी भी मतलब दे दिया जाता है। यहाँ पर एफिशिएंसी गिवन है ना, तो आपको जो एक्चुअल टोटल एनर्जी जो गिवन है उसका उतना परसेंट जो है सिर्फ अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए। हम क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार, है ना, क्वेश्चन रीड कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट h। दोस्तों m मास मान लीजिए अपन ने फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट h जा रहा है ना, तो मैक्सिमम हाइट मतलब mgh हो जा रहा है इसके पास। तो टोटल एनर्जी हमने कितना दे के भेजा उसको? mgh। अब देखते हैं। Its potential energy at height 4 नहीं सॉरी the ratio of its kinetic energy to its potential energy at height 4/5। जब ये अपना इस हाइट पर पहुंचता है 4/5h, तो हमें निकालना है इस पॉइंट पर इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है दोस्तों, है ना। चलिए तो देखते हैं इस लोअर पॉइंट को, देखते हैं ज़रा, है ना, इस लोअर पॉइंट को अपन जो है देखते हैं। तो मुझे बताइए कि कंपैरिजन जो है, एक काम करते हैं, कंपैरिजन इन दोनों पॉइंट्स में करते हैं ना। दो पॉइंट्स के बीच में इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं, इस पॉइंट को बी बोलता हूं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब देखिए बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट पे देखिए ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अब मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी जो 2 हो जाएगा, है ना, दैट विल बी 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट का देखिए, ए पॉइंट की इसको मैं इरेज करता हूँ, वो तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ए पॉइंट पर देखिए काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हाफ, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए के ई है ना, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर चूंकि 4/5 हाइट पर है तो mg 4/5h हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों का सम इज इक्वल टू इनके सम के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ का 0 काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh इज इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस यहाँ पर क्या है mg 4/5h। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू के ई इज इक्वल टू हमें मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों? mgh माइनस 4/5 mgh, तो 1/5 mgh, ये क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। क्लियर है? अब हमें रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का। सो पुट दीज वैल्यूज 1/5 mgh अपॉन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mg 4/5h। क्लियर है आपको? तो mgh और यहाँ से mg तो कैंसिल होगा, 1/5 कैंसिल, तो 1/4। दिस इज योर आंसर, 1/4। क्लियर है? तो किसी भी दो पॉइंट को आपको कंपेयर करना है, जिस भी दो पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उन दोनों पॉइंट को कंपेयर करना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। क्लियर है? टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ये जो है की कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। जी बिल्कुल, रेडियस r ले लेते हैं। विथ सेंट्रीपिटल फोर्स F, सेंट्रीपिटल इज गिवन बाय -a/r²। बिल्कुल सही। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, दोस्तों ये घूम रहा है तो इसके पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कोई और टाइप का फोर्स एनर्जी कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हमको mv चाहिए, हमें गिवन क्या है? सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताया है कितना होता है? mv²/r। क्या बात समझ में आती है? देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, यदि मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर mv² इज इक्वल टू -a/r बचेगा सिर्फ, है ना। अब दोस्तों यदि मैंने यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह, तो आपको नहीं लगता है हाफ mv² ये काइनेटिक एनर्जी ही बन गया? वाओ, तो खेल ही खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? a/2r। बस आपको इससे कंपैरिजन करना था, सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। सो -a/2r, दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार ये, है ना। बस आपको कंपैरिजन करते आना चाहिए था। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। इसके बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट है। जो मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने नोट्स खोलकर देखोगे तो सेम क्वेश्चन मैं आपको वहां पर भी करवा चुका हूं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, इसीलिए आप फिर से इसको देखिए। क्लियर है? देखिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 2 kgs एंड 3 kgs। दोस्तों इसका मास है 2 kgs, इसका मास है 3 kgs, ओके, एंड आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट दोस्तों हमें गिवन है 10.8। क्लियर है? दे आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो बिल्कुल से फ्रिक्शनलेस है। अ ब्लॉक ए वॉज गिवन अ इनिशियल वेलोसिटी 0.15 मीटर, हमें इसका इनिशियल वेलोसिटी जो v1 हमें गिवन है। द डायरेक्शन शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यूरिंग दिस मोशन विल बी। दोस्तों मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, देखिए एक बार, है ना, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं कि लोचा क्या है इसके पीछे का, है ना। देखिए ये दो बॉडीज हैं और ये स्प्रिंग है दोस्तों, एकदम से मैं इसको झटका दूंगा तो एकदम से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, है ना, ये मूव करने लग जाएगा। जैसे ये मूव करने लग जाएगा, स्प्रिंग दोस्तों कंप्रेस होने लग जाएगी। स्प्रिंग कंप्रेस होने लग जाएगा तो सामने वाली बॉडी, मतलब इस केस में ये बी वाली बॉडी पर भी कुछ फोर्स लगना चालू हो जाएगा, तो साइमल्टेनियसली बी भी मूव करने लग जाएगा। बी का स्पीड बढ़ रहा होगा और ए का स्पीड घट रहा होगा। क्लियर है? एट सम पॉइंट ए का स्पीड और बी का स्पीड जो है वो बराबर हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर बाद जो है, इसका सिर्फ v1 बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, a और इसके बीच का कंप्रेशन जो है यहाँ मैक्सिमम, मान लीजिए x का कंप्रेशन है, एंड एट दैट सिचुएशन दोनों का वेलोसिटी जो है सेम हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब क्या हुआ, एकदम से झटका वो मूव करते हुए आ रहा, धीरे धीरे मूव कर रहा और कर रहा, एक पॉइंट पर सेम वेलोसिटी और फिर उसके बाद कुछ और हो जाएगा। क्या क्लियर है आप सभी को? ओके, सो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम कंप्रेशन आता है उस पॉइंट पर दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम। दिस इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। क्लियर है? अब इसको समझते हैं कि कैसे हम डील करें, हमें निकालना क्या है इसमें, मैक्सिमम कंप्रेशन दोस्तों, है ना। तो इसमें जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए नंबर 1 तो दोस्तों जब हमने इसको मोमेंटम दिया था, क्लियर, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, स्प्रिंग फोर्स दोनों के बीच में है, दैट इज इंटरनल फोर्स। और जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब जो है, तब हमेशा मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। इनिशियल मोमेंटम कितना है दोस्तों, इसका मास जो है 2 kgs है, इसका मास 3 kgs है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 इंटू v1, कितना वेलोसिटी 0.15 दे के भेजा था, है ना, इज इक्वल टू फाइनल। अब टोटल बताइए मास कितना हो गया, दोनों, इसका मास है 2, इसका मास है 3, इंटू दोनों का वेलोसिटी मान ले v, है ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.15 अपॉन 5। क्लियर है ना, तो दैट विल बिकम 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, दोनों का फाइनल वेलोसिटी, है ना, उस नॉट फाइनल वेलोसिटी, ये उन दोनों का वो वेलोसिटी, उस कंडीशन का वेलोसिटी है व्हेन देयर इज मैक्सिमम कंप्रेशन। क्लियर है? तो देखिए अब हम जरा इसको एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, है ना। इस इनिशियल कंडीशन में जब ये अकेला मूव कर रहा था तो टोटल एनर्जी कितना था, सिर्फ इसके पास हाफ, इसका मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितना था 0.15 का स्क्वायर। क्लियर है? और इस सिचुएशन में टोटल एनर्जी देखो, यहां दोनों मूव कर रहे हैं तो सबसे पहला तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, दोनों का टोटल मास 5 और दोनों का मिला के वेलोसिटी 0.06 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, और इस केस में स्प्रिंग कंप्रेस्ड भी है तो स्प्रिंग का भाई पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, और कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 10.8 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये, और दोनों एनर्जी ये क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर है? इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? तो बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद जस्ट इक्वेट करना है, हाफ एम, सॉरी मास का वैल्यू गिवन है तो लिखें एज इट इज, हाफ इंटू 2 इंटू 0.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 0.06 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 10.8 इंटू एक्स का स्क्वायर। देखिए पूरी शानदार यहाँ पर इक्वेशन बन के रेडी है। आपको इन वैल्यूज को सॉल्व करना है और उसको पुट करना है और अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? आपको थोड़ा मुझे माफ़ करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं डिटेल सॉल्यूशन जो है, मतलब इसको पूरा ये न्यूमेरिकल चीज़ें सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा समय का कमी है, शॉर्टेज है, इसीलिए ये आप कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि दैट कंप्रेशन जो है होने के बाद आंसर
जो है 0.05 मीटर्स आता है। क्लियर है, 0.05 मीटर्स। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। क्लियर है। तो नंबर 1 हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड नंबर 2 हमें इसमें अप्लाई करना है क्या चीज, एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पावर। क्लियर है, बहुत पावर भाई। मास ऑफ अ बॉडी इज 1 kg, बहुत बढ़िया। begins to move under action of time dependent force, बहुत शानदार। F is equal to 2ti plus 3t square दोस्तों। क्लियर है। एंड हमसे कहा गया है what will be the power developed by the force। दोस्तों पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, F इंटू वी होता है कि नहीं। तो हमें दोस्तों इसमें से क्या निकालना है, V कैलकुलेट करना है दोस्तों, है ना। तो V कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों, मुझे बताइए। आपको यदि फोर्स पता है तो क्या एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन विल बी फोर्स बाय m। देखिए फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, मास 1 kg ही है तो एक्सेलरेशन भी इतना ही आ जाएगा, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपको फोर्स एक्सेलरेशन मिल गया दोस्तों। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बताइए क्या होता है, dv बाई dt होता है कि नहीं, इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3t जे कैप। दोस्तों हमें dv का वैल्यू चाहिए तो उसको उधर ले जाओ ना, तो dv इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर, है ना, डॉट dt को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए इंटीग्रेशन करने के बाद 2t स्क्वायर बाई 2 i कैप, है ना, प्लस 3t क्यूब बाई 3 j कैप। सॉल्व करने पर हमें v मिलता है t स्क्वायर i कैप और यहाँ हमें मिलता है t स्क्वायर i कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। देखिए हमें v मिल गया, हमें फोर्स पता ही था, दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, x x को मल्टीप्लाई करते हैं, y y को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए x x को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो जो फोर्स मिलेगा 2t क्यूब प्लस, है ना। अब ये देखिए पावर जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्टली प्लस करेंगे, है ना, वेक्टर की लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t का पावर 5, 3t का पावर 5। दिस इज योर पावर डिलीवर्ड, है ना। व्हाट विल बी योर आंसर, 2t क्यूब प्लस 3 का पावर 5, बी इज योर आंसर। क्लियर है, इसको देख लीजिए एक बार दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। बहुत हाई लेवल तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन इज वेरी नाइस। ओके, हमें देखिए यूजुअली फोर्स हमें गिवन होता है और वेलोसिटी हमें गिवन होती है, तो फिर हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके जो है डॉट प्रोडक्ट करके जो है हम इसका निकाल सकते हैं। बट इस केस में हमें सिर्फ फोर्स गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इन केस हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाला और फिर जाके वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किया। ओके, चलिए इसके बाद जो है दोस्तों इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको जो है यहाँ पर आप मतलब नोट डाउन कर, यदि ज़रूरत हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है, आइए ज़रा इसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है हमें गिवन है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एज एक्स। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर -1/3। ओके, द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स डिपेंड ऑन एक्स एज, हमें पावर चाहिए, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है दोस्तों। सेम क्वेश्चन तो वापस दे रखा है ना, थोड़ा सा ही चेंजेस है। देखिए फोर्स हमें प्रोपोर्शन है, सो एक्सेलरेशन विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू -1/3 दोस्तों। और मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, v dv बाई dx होता है, तो v dv बाई dx विल ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू -1/3। दोस्तों ये v dv बाई dx कहाँ से आ गया दोस्तों, ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर वापस से मेरी लिमिटेशन है कि मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकता। ओके, तो देखिए यहाँ पर उसको उधर पर लेके जाते हैं, तो v डॉट dv इज प्रोपोर्शनल टू x पावर 1/3 बाय dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो तो v स्क्वायर बाई 2 इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों -1/3 x पावर -1/3 और +1, तो दैट विल बी +1, ओके, सो विल बी +2/3। ओके, और सो आप ये प्रोपोर्शनल ही लगा रहे हैं तो v प्रोपोर्शनल टू x का पावर 1/3, ये देखिए हमें v मिल गया। क्लियर है, अब v प्रोपोर्शनलिटी है तो उसको सॉल्व करने के लिए v इज इक्वल टू कांस्टेंट के x पावर 1/3 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है, अब देखिए पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स हमें क्या मिला था, फोर्स हमें मिला कि इट इज प्रोपोर्शनल टू x पावर 1/3 -1/3, और यहाँ पर हमें v क्या मिला कि x पावर 1/3, है ना। तो जो पावर है यहाँ इससे और ये आपस में कैंसिल हो गया और पावर x का पावर 0 हो गया, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 0 हो गया। मतलब यहाँ पर पावर जो है x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
है ना। तो देखिए इस केस में मैंने क्या किया, सेम दोस्तों बिल्कुल देखिए पैटर्न दोनों क्वेश्चन का सेम है, बट यहां पर हमें कैसे निकालना है, हमें यहां जो फोर्स गिवन है दोस्तों, यहां पर आपको टाइम के फंक्शन में गिवन है, यहां जो फोर्स गिवन है दोस्तों ये आपको पोजीशन के फंक्शन में गिवन है। तो वेलोसिटी दोनों में से अलग अलग तरीके से निकलेगा। इस केस में हम फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन को dv/dt से कंपेयर कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हम vdv/dx से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हमें इसको डील करना है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं और आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।